लेट्स स्टार्ट द टॉपिक ऑफ थ्योरी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। तो फर्स्ट यूनिट है हमारा लॉ ऑफ डिमांड एंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। आज हम लोग लॉ ऑफ डिमांड को पूरा कवर करने वाले हैं। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। पहले रैपिड रिवीजन का लेक्चर है, इसलिए प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर। तो स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक है हमारा मीनिंग ऑफ डिमांड। तो द टर्म डिमांड रेफर्स टू द क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज परचेज्ड बाय बायर are willing and able to purchase at various prices during a given period of time. Demand means the ability to purchase and willingness to purchase. That means the buyer has willingness and the buyer is able. Both willingness and ableness is required. जैसे अगर बायर एबल है बट वो विलिंगनेस नहीं है, उसका वो इच्छा नहीं है, तो परचेज नहीं करेगा। बट अगर दोनों है तभी वो परचेज करेगा। तो यहाँ वही बताया गया है। अब है दो थिंग्स जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है एज पर ICAI गाइडलाइंस। द क्वांटिटी डिमांडेड इज ऑलवेज एक्सप्रेस्ड इन गिवन प्राइस। दो चीज़ें होती है, एक होती है क्वांटिटी डिमांडेड और एक होता है डिमांड। डिमांड इन्फ्लुएंस्ड होता है अदर फैक्टर्स से, ये अदर फैक्टर्स हम आगे पढ़ेंगे। और क्वांटिटी डिमांडेड होता है प्राइस से। तो हम ज़्यादातर क्वांटिटी डिमांडेड के बारे में पढ़ेंगे। क्वांटिटी डिमांडेड एक फ्लो कंसेप्ट है, जैसा कि मैं आपको हाईलाइट करके यहाँ दिखा पा रहा हूँ। तो ये आपको याद रखना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में आया जा सकता है। अब आते हैं डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। ये वही फैक्टर्स है जो डिमांड को डिटरमाइन करने में हेल्प करते हैं। पहला फैक्टर है प्राइस ऑफ द कमोडिटी। तो प्राइस और कमोडिटी का इनडायरेक्टली रिलेशन होता है। प्राइस और डिमांड का इनडायरेक्ट रिलेशन होता है, जिसे हम इनवर्स रिलेशन भी कहते हैं। ये इनवर्स रिलेशन इस प्रकार से होता है, जैसे हमारी प्राइस हम बढ़ाएंगे डिमांड कम होगी, और जैसे हम प्राइस कम करेंगे डिमांड बढ़ जाएगी। इसी से एक निकल के आता है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट एंड इनकम इफेक्ट, जो कि मैं यहाँ हाईलाइट कर देता हूँ। तो अब आता है प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड। प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड मतलब जो गुड्स रिलेटेड है हमारी ओरिजिनल गुड्स, जिसकी डिमांड की हम बात कर रहे हैं। ये दो टाइप के हो सकते हैं, एक होता है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, एक होते हैं कंपीटिंग गुड्स या तो सब्सटीट्यूट गुड्स। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स वो गुड्स होते हैं जो कॉम्प्लीमेंट इन नेचर होते हैं, मतलब हम जिस गुड की डिमांड कर रहे हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के बिना उस गुड्स की डिमांड फुलफिल नहीं की जा सकती। जैसे एग्जाम्पल पेन एंड इंक। विदाउट इंक देयर इज नो एग्जिस्टेंस ऑफ पेन। And substitute goods are the goods which can be perfectly used for the purpose of the same. For example, जैसे हम चाय की जगह कॉफ़ी पी सकते हैं। एक मतलब आज चाय नहीं मिली तो आज कॉफ़ी पी लिया, कल कॉफ़ी नहीं मिली तो चाय नहीं। ये दोनों परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स हैं। हम एक की जगह दूसरे का यूज़ कर सकते हैं इजीली। इतना आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, इतना बेकार में लिखा हुआ है। बस आपको याद रखना है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की डिमांड नेगेटिव इन नेचर होती है, मतलब कि इन्वर्स होती है, और सब्स्टिट्यूट गुड्स की डिमांड डायरेक्ट होती है। देन आता है डिस्पोजेबल इनकम ऑफ कंज्यूमर। कंज्यूमर की इनकम जितनी हाई होगी डिमांड उसकी उतनी हाई होगी, और कंज्यूमर की इनकम जितनी लो होगी डिमांड उतनी लो होगी फॉर दी नॉर्मल गुड्स होंगी। अब नॉर्मल गुड्स क्या है, तो गुड्स को नेचर के हिसाब से कई पार्ट्स में डिवाइड किया गया। पहले होते हैं नॉर्मल गुड्स, जो नॉर्मली हम लोग यूज़ करते हैं, जैसे कार नॉर्मल चीज़ हो गई, इस टाइप का नॉर्मल। जैसे हम फ़ोन्स, आजकल फ़ोन्स एक नॉर्मल चीज़ है। मेरी इनकम बढ़ेगी तो मैं महंगा फ़ोन लूँगा, आईफोन लूँगा, ये वो, और मेरी इनकम कम होगी तो मैं नॉर्मल फ़ोन लूँगा। ये होता है नॉर्मल गुड्स, और इस पर डिमांड का पॉजिटिव इफेक्ट होता है, मतलब डिमांड बढ़ेगी तो हम इनकी डिमांड ज़्यादा करेंगे। हमारी इनकम बढ़ेगी तो हम इनकी डिमांड ज़्यादा करेंगे। दूसरे होते हैं इंफीरियर नेचर के गुड्स। अगर हमारी इनकम बढ़ रही है तो हम इनकी डिमांड कम करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल आज हम बाजरा खाते हैं तो कल हम उसकी डिमांड कम करेंगे, हम वीट और मैदा खाएंगे, इस टाइप का।
दूसरे आते हैं लग्जूरियस गुड्स। तो ये लग्जरी होते हैं, ये बस ये हम तभी डिमांड करते हैं जब हमारी इनकम हाई होती है। और जैसे जैसे इन गुड्स की प्राइस बढ़ती है हम स्टेटस सिंबल की तरह और बढ़ाते जाते हैं। देन आता है यहाँ एक और है एसेंशियल कंज्यूमर गुड्स। एसेंशियल कंज्यूमर गुड्स में वो गुड्स आते हैं जो हमारे लिए नेसेसरी है, इनकी डिमांड हम कम ज़्यादा नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल मेडिसिन। फिर आता है टेस्ट एंड प्रेफरेंस होगा, अगर बाहर को हमारी गुड्स पसंद है तो वो इनकी डिमांड ज़्यादा करेगा, और अगर नहीं पसंद है तो वो कम करेगा। देन यहाँ एक इफेक्ट दिया हुआ है डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट और स्नॉब इफेक्ट। डेमोन्स्ट्रेशन को बैंडवैगन इफेक्ट भी बोलते हैं। ये एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट है। इस इफेक्ट के ही कारण जो गुड्स दूसरे के पास हम रेगुलर देखते हैं उसी को हम यूज़ करते हैं और इसी से ट्रेंड और फैशन बनता है। स्नॉब इफेक्ट मतलब हम डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट का उल्टा जा रहे हैं, मतलब हम कुछ अलग करेंगे। सभी लोग टी शर्ट और ट्राउज़र पहन रहे हैं तो हम जीन्स पहनेंगे, इस टाइप का। फिर आते हैं कंज्यूमर एक्सपेक्टेशन। अगर कंज्यूमर एक्सपेक्ट कर रहा है कि फ्यूचर में गुड्स की प्राइस कम होगी या तो प्राइस बढ़ेगी तो वो डिमांड उस हिसाब से एडजस्ट करेगा। अदर फैक्टर्स भी होते हैं जैसे साइज़ ऑफ पॉपुलेशन। पॉपुलेशन ज़्यादा है तो डिमांड ज़्यादा, पॉपुलेशन कम है तो डिमांड कम। ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन, अगर बच्चे ज़्यादा हैं तो चॉकलेट्स की डिमांड होगी, टॉयज़ की डिमांड होगी, एक्सेट्रा। लेवल ऑफ नेशनल इनकम डिस्ट्रीब्यूशन। नेशनल इनकम बहुत ज़्यादा है तो डिमांड ज़्यादा होगी, डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल है तो भी डिमांड ज़्यादा होगी। कंज्यूमर क्रेडिट फैसिलिटी एंड इंटरेस्ट रेट्स। अगर इंटरेस्ट रेट्स कम है, कंज्यूमर को क्रेडिट इजीली मिल जाता है तब डिमांड ज़्यादा होगी, नहीं तो कम होगी। देन आती है गवर्नमेंट पॉलिसीज़ एंड रेगुलेशंस। अगर गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हमारे फेवर में तो डिमांड ज़्यादा होगी, नहीं तो कम होगी। ये बहुत पॉइंट रिमेम्बरिंग पॉइंट है। इसके अंदर टैक्स दिया जाता है, जैसे टैक्स इंक्रीज होगा तो हम कॉस्ट बढ़ाएंगे, उससे प्राइस बढ़ेगी, तो इससे डिमांड कम हो सकती है। देन हम आते हैं डिमांड फंक्शन टॉपिक पर। तो ऊपर जितने फैक्टर्स थे डिमांड उन्हीं पे वर्क करता है और उनका फंक्शन है बन जाता है, मतलब डिमांड फंक्शन है ऊपर फैक्टर्स का। जैसे डिमांड डिपेंड करता है उन फैक्टर्स पे। हम लोग लॉ ऑफ डिमांड में पढ़ेंगे कि डिमांड और प्राइस का क्या रिलेशन है। तो अकॉर्डिंग टू दी प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल, ये अल्फ्रेड मार्शल का नाम बहुत इम्पोर्टेंट है, इससे हमें याद रखना पड़ेगा यहाँ तक। तो ये लॉ बोलता है कि हम जैसे प्राइस बढ़ेगी तो डिमांड कम होगी एंड प्राइस कम होगी तो डिमांड बढ़ेगी। ये पूरा लॉ इसी के बारे में बात करता है, आप इसे पढ़ सकते हैं, मैंने इसे शॉप कर दिया है। आई होप कि आपने पढ़ लिया होगा। बस इसमें इतनी ही बात की गई है, बाकी आपको ये सब एग्जाम्पल करना है तो आप इसे पढ़ सकते हैं मॉड्यूल से। फिर आता है डिमांड शेड्यूल। तो हम डिमांड और प्राइस को मिला के एक टेबुलर फॉर्मेट में शो करते हैं, उसे डिमांड शेड्यूल कहते हैं। इसमें कुछ खास नहीं है, जैसे जैसे प्राइसेस बढ़ रही है डिमांड कम हो रही है और जैसे जैसे प्राइस कम हो रही है डिमांड बढ़ रही है, इसमें देख सकते हैं। देन आता है डिमांड कर्व। तो इसी शेड्यूल को हम एक कर्व की फॉर्म में प्रेजेंट करते हैं, इसे क्या देते हैं डिमांड शेड्यूल। आप देख सकते हैं ऐसे ही इसमें प्रेजेंट किया है और यहाँ आप देख सकते हैं डिमांड डाउनवर्ड स्लोप होगी। फिर आता है मार्केट डिमांड शेड्यूल। तो इंडिविजुअल ढेर सारे डिमांड शेड्यूल को हम कंबाइन करके एक शेड्यूल बना लेते हैं, जैसे यहाँ ए और बी का बनाया हुआ है, तो उसे ही मार्केट डिमांड शेड्यूल कहते हैं और ये थोड़ा स्टीपर बनता है इन कंपेयर ऑफ इंडिविजुअल डिमांड कर्व। देन आता है मार्केट डिमांड कर्व। तो इसका कर्व बन चुका है यहाँ पे, आप देख सकते हैं। देन आता है रेशनली ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। रेशनली ऑफ लॉ ऑफ डिमांड मतलब जो इफेक्ट्स होते हैं लॉ ऑफ डिमांड के। लॉ ऑफ डिमांड कब काम करेगा कब नहीं। तो प्राइस इफेक्ट मतलब प्राइस फॉल हुआ तो क्या होगा, प्राइस बढ़ गया तो क्या होगा। इसके दो इफेक्ट निकल के आते हैं, एक होता है सब्सटीट्यूशन इफेक्ट, एक होता है इनकम इफेक्ट। सब्सटीट्यूशन इफेक्ट मतलब आज हमने अपनी प्राइस बढ़ाई तो हमारी सब्सटीट्यूट्स की डिमांड बढ़ जाएगी। आज हम
हमारे सब्स्टिट्यूट्स की प्राइस बढ़ी तो हमारी डिमांड बढ़ जाएगी, क्योंकि हम उससे कम प्राइस में सेम टाइप के गुड्स दे रहे हैं। इससे बताया था एलन एंड हिक्स ने, ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप याद रखिएगा। जैसा कि यहाँ लिखा है, द गुड्स आर क्लोजर सब्स्टिट्यूट देयर इज लोअर कॉस्ट ऑफ स्विचिंग, मतलब वही कि हम इस गुड्स से में तुरंत शिफ्ट हो सकते हैं बिना कुछ खास कॉस्ट लगाए। यहाँ तो इनकम तक, जैसे हमारी इनकम बढ़ेगी हमारी डिमांड बढ़ेगी, और प्राइस कम होने से कंज्यूमर की रियल इनकम बढ़ जाती है, और प्राइस बढ़ने से रियल इनकम कम हो जाती है। रियल इनकम मतलब जिसमें हम गुड्स खरीद सकते हैं। then आता है यूटिलिटी मैक्सिमाइजिंग ऑफ बिहेवियर ऑफ डिमांड, मतलब हमें हमेशा फोकस करना है कि हमारा प्राइस इस टाइप से सेट हो कि वो कंज्यूमर को मैक्सिमम यूटिलिटी है। जैसे कंज्यूमर को 50 की यूटिलिटी मिल रही है तो वो हम 50 की प्राइस देते हैं, जिससे वो इक्वल पेमेंट कर सके और हमें मैक्सिमम प्रॉफिट्स हो। ये हम आगे बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, तो अभी से छोड़ दीजिए। आता है अराइवल ऑफ न्यू कस्टमर्स, अगर हम प्राइस कम करेंगे तो न्यू कस्टमर्स आएंगे, और प्राइस बढ़ाएंगे तो न्यू पुराने कस्टमर भी जा सकते हैं, डिफरेंट यूजर्स ज़्यादा है तो प्राइस लो होगी। अगर प्राइस फॉल हुई तो डिफरेंट यूजर्स बढ़ जाएंगे, और अगर प्राइस हाई हुई तो डिफरेंट यूजर्स कम हो जाएंगे। अब हमने यहाँ तक पढ़ लिया। अब कुछ एक्सेप्शंस हैं जो लॉ ऑफ डिमांड में आते हैं। ये एक्सेप्शंस इस टाइप से हैं कि पहले है कॉन्स्पिशियस गुड्स, ये गुड्स ये नॉर्मली नहीं खरीदते, ये बस स्टेटस सिंबल के लिए खरीदी जाती है, जैसे डायमंड्स, गोल्ड एक्सेट्रा। आते हैं गिफन गुड्स, यहाँ एक नाम इम्पोर्टेंट है रॉबर्ट गिफन, तो इसे आप लोग मार्क कर लीजिएगा। गिफन गुड्स में ये बताया गया है कि जैसे दो गुड्स, एक गुड्स बहुत महंगा है एक गुड्स सस्ता है, तो सस्ते वाले की प्राइस बढ़ने पर भी उसकी डिमांड में कोई इम्पैक्ट नहीं आता, उल्टा डिमांड बढ़ते रहती है, क्योंकि महंगा वाला तो अफोर्ड लोग कर नहीं सकते इसीलिए। तीसरा आता है कॉन्स्पिशियस नेसेसिटीज़, ये कुछ नहीं है, हमने बहुत सारी चीज़ की जो लग्जरी थी जो स्टेटस सिंबल थे उन्हें हम लोगों ने नेसेसिटी बना लिया, तो इसे कॉन्स्पिशियस नेसेसिटी में रखा जाता है। फॉर एग्जांपल कार, वॉशिंग मशीन्स, इनकी कोई ज़रूरत नहीं है बट हमने इसे नेसेसिटी बना दिया। फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस अबाउट प्राइस, अगर फ्यूचर एक्सपेक्टेशन को देख के कंज्यूमर बिहेव करता है तो वो हमारे लॉ ऑफ डिमांड में काउंट नहीं होता। रहता है इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन और इरेशनल बिहेवियर, वही इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन बिहेव करके कुछ करता है तो वो भी लॉ ऑफ डिमांड में कवर नहीं होता। डिमांड फॉर नेसेसिटी, नेसेसिटी इज गुड्स के लिए डिमांड हमेशा फिक्स रहती है। स्पेक्यूलेटिव गुड्स, अगर हम किसी स्पेकुलेशन के बेसिस जैसे मार्केट में स्टॉक्स का प्राइस हाई होगा लो होगा उस बेसिस पे खरीदते हैं तो डिमांड लॉ ऑफ डिमांड इसे भी कवर नहीं करता है। तो इसी के साथ आज का हमारा रिवीजन सेशन ख़त्म हुआ। मिलते हैं कल, इस यूनिट को कल हम लोग रैप अप करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।